हेलो फ्रेंड्स, पैरामाउंट डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। माई सेल्फ मनमोहन शर्मा और मैं आपको ये आगे पढ़ाता हूँ। तो ग्रोइंग अप मेरे दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन रहता था, दुनिया का सबसे पैसे वाला देश कौन सा है। 6th क्लास में मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि इट वॉज स्विट्जरलैंड। चलो, then in 10th class someone told me about USA। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देश बताए। फॉर एग्जांपल मोनाको, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है मोनाको का। कतर, ये चार तो ऑब्वियसली हैं। एक और है लक्समबर्ग। तो पैसे से किससे मतलब है हमारा? पैसे का मतलब मिट्टी की तो कीमत ही नहीं होती है। किसी के पास पेट्रोल के कुएं हैं, किसी के पास कोई और रिसोर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के पास 40% अराउंड यूरेनियम और थोरियम है। ग्लोबल रिसोर्स का 40%, जस्ट थिंक अबाउट इट। यूरेनियम इज मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट। ऑस्ट्रेलिया के पास 40% है। So we cannot decide in economics the real answer of that question कि सबसे पैसे वाला देश कौन सा है या फिर सबसे समृद्ध देश कौन सा है, वेल्दी नेशन। सो उसको हम डिसाइड करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हम बनाते हैं, क्योंकि कोई भी देश अच्छा या बुरा उस आंकड़ों पे या उस पैमाने पर होता है। सो वी नीड टू हैव सम इंडिकेटर्स रिगार्डिंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। फिर हम देखेंगे कि ज्यादातर चीजें किसमें अच्छी है, वही देश अच्छा है। कि भाई आपके पास यूरेनियम तो है लेकिन पीने का पानी नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पानी दूसरे देशों से मंगवाओगे। लीबिया उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। पेट्रोल के कुएं हैं लेकिन पीने का पानी नहीं है हमारे पास। सहारा डेजर्ट में सब देशों के साथ यही प्रॉब्लम है। वी कैन नॉट कॉल देम वेल्दी नेशन देन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से इसके इंडिकेटर्स हैं? एक एनालॉजी हम यहां से लेकर के चलते हैं और वो एनालॉजी है, सपोज हमें हमारी सिस्टर की शादी करनी है, तो हमें देखना है कि कौन सा घर ज्यादा पैसे वाला है। 4 घर हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये घर 100 यार्ड में है, ये 200 यार्ड में है, ये 300 यार्ड में है और ये 400 यार्ड में है। मेरे पिताजी और मैं जो है उस घर को देखने के लिए गए और पिताजी ने जो है वो यहाँ जा करके इस घर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की कि यहाँ में इस घर में कार है, ये एयर कंडीशनर है, जितना भी फ्रिज है, टेलीविजन है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब है। और उन्होंने इसको कैलकुलेट किया कि 1 करोड़ इसकी मनी वैल्यू है पूरे घर की, सब प्रॉपर्टी को मिला करके। इस कैलकुलेशन को हम एक इंडिकेटर कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये नेक्स्ट 3 मैंने क्यों बनाए, इसको भी समझेंगे हम। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनके साथ क्या अच्छा है, क्या देखने में तो ये बहुत अच्छा है लेकिन ये भी अच्छा हो सकता है, इस सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जीडीपी। यहां मैं लिख देता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। First of all, we need to understand the alphabetical meanings of all these terms. Then we are going to eventually decide about their proper definition and what are the pros and cons in the definition.
ग्रॉस इकोनॉमिक्स में बोलते हैं टोटल को, जो मैथमेटिक्स में टोटल होता है वो इकोनॉमिक्स में कहलाता है ग्रॉस। ठीक है, दो बहुत ही अच्छी टर्म होती हैं, एक तो ग्रॉस और एक सटल। दैट्स वेरी ग्रॉस, एक कॉन्वर्सेशन में भी हम बोलते हैं दिस इज वेरी ग्रॉस, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। और सटल का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, ग्रॉस का मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो व्हाट इज जीडीपी? तो पहले इनकी मीनिंग समझते हैं हम, फिर हम डिसाइड करते हैं। सो जीडीपी में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है, आप मेरे साथ ही नोट करते चलना, विद इन बाउंड्री ऑफ आ नेशन, विद इन बाउंड्री ऑफ ए नेशन मीन्स डोमेस्टिक। प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफाइन करना। ओके, तो विद इन बाउंड्री ऑफ ए नेशन, प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? देखो 2016 और 17 में आईएएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, जीएसटी पर कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे था कि 7-8 प्रोडक्ट वहां पर दिखाए हुए थे और उनमें पूछ रहा था किस पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता, कुछ ऐसा था। और उसमें ऑप्शंस में अजीब ही ऑप्शन थे, मछली का तेल, डब्बा बंद अनाज, किस पे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी थे एक दो, एक न्यूज़पेपर भी था, न्यूज़पेपर पर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगता है, याद रखना ये बात, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है न्यूज़पेपर के लिए। एक सॉल्ट भी था, सॉल्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है। आप लोग जब शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी आइटम की, तो आप देखा करो 0% जीएसटी के ऑप्शन होते हैं उसमें, चावल है, दाल है, जो खुले हुए चावल दाल है उन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो उसमें ऐसे ऑप्शन में था अनाज और डिब्बा बंद अनाज, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। तो यहां से हम प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक तो होता है रिसोर्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। इंडिया में सोलर एनर्जी के बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, यहां पर बहुत अच्छी धूप आती है। सो इंडिया हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, बट अभी हमने वो क्रिएट नहीं किया है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स एंड प्रोडक्ट। मिट्टी एक रिसोर्स है, उसका पिक्चर बना दिया जाए देन दैट्स ए प्रोडक्ट। So what is product in GST, GDP? I'm sorry. What is a product in GDP? Product क्या होता है बताओ? फाइनल वैल्यू ऑफ या फाइनल स्टेज ऑफ रिसोर्स, याद रखना आपको ये। जीडीपी क्या होता है? फाइनल स्टेज ऑफ अ रिसोर्स। बिस्किट इज ए प्रोडक्ट, इट्स ए फाइनल स्टेज ऑफ अ रिसोर्स, व्हाट वी कॉल बीट, और जो भी जिस भी चीज का वो बिस्किट बना है, चॉकलेट, चोकोबार, काफी ब्रांड अवेलेबल है। मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, उसके जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग वो जिस जिस चीज का बना है दे आर रिसोर्स, या फिर वो भी किसी और से बन सकते हैं, लेकिन फाइनल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, फाइनल स्टेज ऑफ रिसोर्स। तो आपके देश में तेल के कुएं हैं, लेकिन आपने ऑयल निकाला नहीं है, उसको रिफाइन नहीं किया है, उसको आप अभी प्रोडक्ट नहीं कह सकते। आपकी माइंस में यूरेनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर नॉट प्रोडक्ट, सो दे कैंट बी पार्ट ऑफ योर जीडीपी। दैट क्लियर टू यू? ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है। सो जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी क्या होता है बताओ? इट इज मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्यों बताओ? हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है ये।
इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट यहां पे सम भी लिख सकते हैं आप, इट इज सम ऑफ क्रॉस, इट इज सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट विद इन बाउंड्री ऑफ ए नेशन for a given year. It is money value of quantitative होता है of all the product within boundary of a nation for a given year. किसी भी देश की सीमाओं के अंदर किसी भी उत्पादक, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की मनी वैल्यू का टोटल उस देश की उस साल के लिए क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। सो ये हमेशा ईयर की काउंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल FY20, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी वित्त वर्ष 2020, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितने भी प्रोडक्ट हैं भारत देश की सीमाओं के अंदर, उनकी मनी वैल्यू भारत की 2020 की या FY20 की क्या कहलाएगी बताओ, जीडीपी कहलाएगी। दैट क्लियर? दोबारा बोलता हूं मैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक भारत देश की सीमाओं के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की मनी वैल्यू भारत देश की वित्त वर्ष 2020 के लिए क्या कहलाएगी, उसकी जीडीपी कहलाएगी। आ गया समझ में? जीडीपी किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और इसमें अभी बहुत सारे डाउट भी हैं जिनको हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। जीडीपी अपने आप में एक बहुत ही डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट है। आपने भी सुना होगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जीडीपी ग्रोथ होती है। यूनाइटेड नेशन 7.4 कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री 8% कहेगी, 0.6 तो बढ़ा के ही चलती है वो। IMF घटा देता है, 7.4 को 7.3 कर देता है, 7.2 कर देता है। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है। पी चिदम्बरम साहब कुछ और कह रहे हैं, जब उनकी गवर्नमेंट होती है तो वो कुछ और कहते हैं। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। अभी के लिए आपको जीडीपी का मतलब समझ में आना चाहिए। अब कहेंगे सर ग्रोथ रेट किसको कहते हैं? तो देखो ग्रोथ रेट का क्या मीनिंग है। आप एक बात बताओ मुझे, सपोज मेरे पास 100 रुपए का कोई पेन है, अगर वो अगले साल 107 रुपए का बिके तो कितने % उसकी ग्रोथ हुई? 7%। तो यहां पर भी जीडीपी में FY ईयर में दोबारा लिख देता हूं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अच्छा, क्या रीजन रहे होंगे भारत में आर्थिक विकास की दर 1 अप्रैल को स्टार्ट करने के? देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो इंडिया का नेशनल कैलेंडर शक संवत मार्च में स्टार्ट होता है, विक्रम संवत भी मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होता है, और बहुत सारे कैलेंडर ऐसे हैं दुनिया में जो मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होते हैं। अनलाइक जूलियन कैलेंडर, जो जूलियस सीजर वाला था, बाद में ग्रेगरियन कैलेंडर बना, जनवरी से जो स्टार्ट होता है। तो शायद ये पुराना ट्रेडिशन रहा होगा। उसका दूसरा रीजन शायद हमारे यहाँ रबी की फसल इंडिया में जो गेहूं वगैरह है वो काटी जाती है, तो उसके बाद
हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एग्रीकल्चर टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी फिनोमेना थी, लगान फिल्म हम सब ने देखी है, ठीक है। तो शायद ये कुछ रीजन रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं इसको 1 जनवरी से स्टार्ट करने की बात चल रही है। लेट्स होप, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इसको इस पुराने बैरियर को तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। सो मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज ग्रोथ। आर्थिक विकास की दर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंडिया की जीडीपी जो है वो 2020 में कितनी है, जीडीपी इन 2019 डिवाइडेड बाय जीडीपी इन 2019 इंटू 100। लेट्स से सपोज इस साल मेरे पास 150 रुपये हैं, पिछले साल 125 रुपये थे, डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। परसेंटेज चेंज ऐसे निकालते हैं, मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा। क्लियर है आपको ये पॉइंट? इस परसेंटेज ग्रोथ को हम इससे यहां से निकालते हैं। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली, कि मेरी जीडीपी कितनी होगी। चलो फॉरगेट अबाउट दिस कंट्री, अगर आपको मेरी जीडीपी बतानी है तो आप क्या करोगे, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको काउंट करोगे। एक सेकंड और आप ये बात समझ लें, प्रोडक्ट का मतलब यहां पे दोनों से है, गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज इस टाइम की हम बात करते हैं कि 12 से और 1 बजे के बीच में मेरी जीडीपी क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, इस एग्जैक्ट टाइम की जीडीपी निकालने के लिए, जैसे आपने Q1 Q2 Q3 में भी जीडीपी को डिवीजन न्यूज़पेपर्स वगैरह हम देखा होगा, आपको मेरी जीडीपी निकालनी है 12 से 1 बजे के बीच में। तो आप कैसे जीडीपी निकालोगे मेरी, मेरे शूज कितने के हैं, मेरी पैंट कितने की है, बेल्ट वॉलेट जो भी चीजें हैं मेरे पास, लेट्स से 10,000 रुपये मेरी जीडीपी है, तो ये तो गुड्स हैं प्लस सर्विसेज। मुझे 12 से और 1 बजे के बीच में मैंने कितने पैसे कमाए हैं उसको मिलाकर के आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरी जीडीपी 10,000 है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? ये क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। अब आपको निकालनी है मेरी ग्रोथ कितनी है, तो 1 साल बाद मेरी 12 से और 1 बजे के बीच में जीडीपी कितनी है, वो मेरी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब रियल लाइफ में तो ये होगा सर, हो सकता है उस दिन आपने महंगी पैंट पहन रखी हो, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें 1 साल के लिए तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर है आपको पॉइंट? तो जीडीपी आपको यहां पे समझ में आया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझना। सपोज 12 से 1 बजे तक आपने मेरी जीडीपी कैलकुलेट की और वो आई मेरी जीडीपी 10,000 रुपये, लेकिन मेरी जो वॉच है उसकी कीमत 6 महीने बाद बढ़ गई, 500 रुपये लेट से मेरी वॉच की कीमत बढ़ गई। इस टाइम मेरी 12 से और 1 बजे तक की जो जीडीपी है और किसी चीज पर अगर महंगाई नहीं बढ़ी है तो मेरी जीडीपी हो जाएगी 10,500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहने का मतलब यह कि अगर किसी देश की महंगाई बढ़ती है तो उस देश की जीडीपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बताओ, बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तुओं की कीमत ही तो है जीडीपी। महंगाई बढ़ेगी, सबकी सैलरी बढ़ेगी, परसेंटेज इंक्रीमेंट लगेगा, तो गवर्नमेंट चाहे तो सबकी सैलरी को बढ़ा करके देश की जीडीपी बढ़ा सकती है। तो इट कैन नॉट बी अ प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट्स से हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल क्वालिटी को देखना यहां पे बहुत जरूरी है। 20 साल पहले मुझको और मेरी सिस्टर को मेरे फादर ने 10-10 रुपए दिए समोसा के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, कि आपको समोसा ही खाना है। बदले में हम दोनों भाई बहनों ने प्रॉमिस किया कि हम इससे केवल समोसा ही खाएंगे। तो हम तो उसी टाइम समोसा खाए
2000 की बात है, और तब समोसा जो है वो 3 रुपए का मिलता था। तो हमने कितने समोसे खाए? 3 समोसे खाए प्लस 1 रुपए का एक्स्ट्रा सॉस खाया। लेकिन मेरी सिस्टर जैसा फीमेल के साथ रहता है, हमने तो एक्चुअली यही देखा है, उन्होंने उन 10 रुपए को सेव किया और 2020 में जो है उन्होंने उनको समोसा ही खाना है, बिकॉज हम प्रॉमिस कर चुके हैं। अब वो समोसा खाने गए। अब समोसा की नॉमिनल कॉस्ट 15 रुपए हो गई, तो इनको एक समोसा भी नहीं आया। ऑल दो इन क्वांटिटेटिव टर्म मेरी और मेरी सिस्टर को मेरे फादर से 10 रुपये मिले, लेकिन अगर यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो मैंने जो है 3 समोसे खाए और मेरी सिस्टर को एक भी नहीं मिला। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं बात को कहां ले जाना चाह रहा हूं। तो अगर मेरी सिस्टर को मेरे फादर 2020 में 10 रुपए और दे देते हैं, तो मेरी सिस्टर को मेरे फादर से 20 रुपये मिले, लेकिन मुझे कितने मिले? ओनली 10। तो कहने को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेरी सिस्टर की इनकम मुझसे डबल है, बट दैट्स नॉट द केस। क्योंकि जब तक मेरी सिस्टर को 3 समोसे नहीं मिलते हैं, अगर 15 रुपए का एक समोसा है, तो जब तक मेरी सिस्टर को 45 रुपये नहीं मिलते, इवन दैट वो 1 रुपये भी 1/3 है उसका हिस्सा, और यहाँ पे 1/3 जो है वो 5 रुपए होते हैं 15 के, 3 का 1/3 है ये, तो 15 का 5 रुपए होते हैं। जब तक मेरी सिस्टर की ग्रोथ मुझसे 5 गुनी नहीं होगी, तब तक भले ही क्वांटिटेटिव टर्म में मेरी सिस्टर ग्रोथ दिखाए, लेकिन उनकी रियल ग्रोथ नहीं होगी। दिस इज द प्रॉब्लम विद जीडीपी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है कि हमें एक और इंडेक्स बनाना पड़ेगा। केवल किसी देश की वस्तुओं को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ये देश पैसे वाला है। सो हमने एक और कॉन्सेप्ट बनाया। हमने जीडीपी को 2 हिसाब से डिवाइड कर दिया, एक तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग और दूसरा आपका करेंट ईयर के अकॉर्डिंग। अब ये क्या बवाल है भैया, ये समझो। बेस ईयर का मतलब है कि मुझे अगर मेरी ग्रोथ निकालनी है तो मैं 2 तरीके से उसको डिसाइड कर सकता हूं। एक तो ये कि आज से 10 साल पहले 2010 में मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं, इन 10 सालों में मेरी ग्रोथ पैटर्न क्या रहा है। और दूसरा ये कि मैं लास्ट ईयर कैसा था और अब कैसा हूं। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? कई बार फ्लक्चुएशन होता है इकोनॉमिक्स में। मेरी घड़ी 10,000 रुपये की घड़ी 10,500 की हो सकती है, लेकिन कई बार घट भी सकता है वो। हम क्या करते हैं, एक लंबे टाइम के लिए निकालते हैं। तो पहले 2005 और 6 यहाँ पे बेस ईयर रहता था, जिसे चेंज करके अब 2011-12 कर दिया गया, और करंट ईयर का ये मतलब है। तो नॉमिनल जीडीपी हम इसको जो है बाद में बोल देते हैं। अब इनके आधार पर हम एक नया इंडेक्स निकालते हैं जिसका नाम है, बहुत ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। लेट मी रिमाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जो एम्बेसी होती है फॉरेन में, उनकी जीडीपी काउंट होती है या नहीं। देखो, यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है उसे आप ऐसे मत बोलो कि वो यूएस में है। एक्चुअली यूएस के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसके सारे खर्च से लेकर के हर एक चीज इंडिया से जुड़ी हुई है। सो इट इज नथिंग, इंडियन एम्बेसी इन यूएस इज नथिंग बट इंडियन सॉवरेन लैंड, यानी कि ये भारत की एक स्वतंत्र जमीन है अमेरिका के अंदर।
इसके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल अरेंजमेंट, वो सब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो कई बार आपने सुना होगा, एम्बेसी में, फिल्मों में भी देखा होगा, कोई इंडियन आदमी है, वो क्राइम करता है, यूएस की पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, वो इंडियन एम्बेसी में भाग जाता है, फिर उसको बड़ा दिक्कत हो जाती है, उसके लिए फिर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल लगते हैं। कहने का मतलब ये इंडियन सॉइल है। अगर ये इंडियन सॉइल है तो ये एम्बेसी के जितने भी ग्रोथ हैं, वियर और टीयर हैं, वो सब इंडियन जीडीपी में काउंट होंगे। ओके, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। और भी ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। सेकेंड जो टर्म है उसका नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और नेट का मतलब होता है रेगुलर वर्ड्स में प्योर, शुद्ध। इसको हिंदी में तो यही बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब हमने सब कुछ देख लिया, देखा नहीं देखा, उसमें कुछ छांटा नहीं हमने। प्योर में हम क्या करते, काट छांट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनडीपी, जो जीडीपी से हम कैलकुलेट करते हैं। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, आजादी के टाइम पे जो 100 रुपए थे, जिनसे हम कोई भी रिसोर्स खरीदें, लेट्स से 100 रुपए के हम आजादी के टाइम पे 100 रुपए के चावल खरीदते हैं, तो उस वक्त हम कितने चावल खरीद सकते थे और आज हम कितने चावल खरीद सकते हैं, इस बेस पर हम डेप्रिसिएशन को देखते हैं। जनरली हम गोल्ड से देखते हैं, क्योंकि गोल्ड को फॉरेक्स रिजर्व का भी पार्ट माना है, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में गोल्ड एक स्टेबल करेंसी है। ठीक है, तो अगर भारत का फॉरेक्स रिजर्व घट जाए तो हम गोल्ड से अपना एक्सटर्नल ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, 1947 के जो 100 रुपए थे, वो 2015 में अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस एक आइडिया लग जाता है, अराउंड 5000 थे। यानी उस वक्त जो 100 रुपए के चावल आप खरीद सकते थे, वो 5000 रुपए के खरीदेंगे अब, तब जाकर के उतना ही क्वांटिटी मिलेगा। तो 2020 में अगर आपने 100 रुपए के चावल 1 किलोग्राम खरीदे, 2021 में आपके चावल 110 रुपए के हो गए, तो 100 रुपए के कुछ कम मिलेंगे ना। तो यहां पे आपको 950 ग्राम लेट से मिलेंगे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वैसे ही लिख दिया, लेकिन 1 किलो से कम मिलेंगे, इतना मैं जानता हूं, अगर चावल 110 रुपए किलो है तो इसको क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो बताओ। अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम कैसे हो गई? देखो, प्रॉब्लम ऐसे हो गई कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, रिसोर्स है, उनकी मनी वैल्यू बढ़ गई, और मनी वैल्यू बढ़ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ग्रोथ कर ली है। तो हमें देखना पड़ेगा हमारी ग्रोथ क्या है। इस बोर्ड की कीमत 50 रुपए बढ़ गई, तो ऐसे नहीं कह सकते कि हमने ग्रोथ कर ली है, क्योंकि हमारी मनी वैल्यू अब हमारे इंस्टीट्यूट की बढ़ गई है। इसलिए क्या करते हैं, हम एक डेप्रिसिएशन टर्म का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर ऑफ करेंसी, यानी कि पैसे में कितनी गिरावट आई है अथवा पैसे में कितना उछाल आया है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। आपने बहुत सुना होगा, डॉलर के कंपेयर में पैसा इतना हो गया, डॉलर कंपेयर में इतना हो गया, 71 हो गया, 65 रह गया। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। अभी के लिए आप इतना समझें कि वेयर टेयर ऑफ करेंसी का मतलब डायरेक्टली इन्फ्लेशन से है,
ऑब्वियसली ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग, इन्फ्लेशन। तो भारत जैसे देशों में इन्फ्लेशन हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज में पॉजिटिव रहता ही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम पढ़ेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा। इन्फ्लेशन होना भी बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए उसको टारगेट किया जाता है कि इस रेंज में रहे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई सबको। अब कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रहेगा, तो जो 100 रुपए के चावल 1 किलोग्राम मिल रहे हैं, अगले साल अगर थोड़ा सा भी महंगाई है, लेट्स से 3% भी है, तो वो चावल 103 रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब 100 रुपए के चावल 1 किलोग्राम से कुछ ना कुछ कम मिलेंगे। कहने का मतलब पैसे की वैल्यू गिर गई। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आज से 20 साल पहले जो चवन्नी थी 25 पैसा जो थे, उसका साइज आज के 1 रुपए के बराबर है। यानी कि 1 रुपए गिर करके क्या बन गया, अब चवन्नी बन गई है। ये एक एनालॉजी है, ऐसा कुछ है नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के लिए। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू, ये आम आदमी की भाषा में हम बोल देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि करेंसी में से कुछ ना कुछ घटेगा। तो सपोज मेरी जीडीपी 10,500 है, लेकिन 300 रुपए उसमें से घटेंगे महंगाई की वजह से, जो मेरी वॉच पर है या किसी भी चीज पर है, तो मेरी रियल जो आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितनी रह जाएगी, 10,200 रह जाएगी। 10,500 में से 300 रुपए करेंसी की वैल्यू गिरने की वजह से घट गए हैं। तो एनडीपी इज लेस देन जीडीपी। आप देख सकते हैं जीडीपी में से कोई भी पॉजिटिव टर्म अगर घटेगी तो एनडीपी आएगी, तो जीडीपी से कमी होगी। लेट्स से जीडीपी आपकी 90 रुपए है, उसमें से 5 रुपए घटेंगे, तो एनडीपी तो आपकी 85 ही रह गई ना भैया। तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लेस देन जीडीपी। तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि करेंसी की वैल्यू क्या है। यूएस में आप कितने डॉलर कमाते हैं तो डॉलर की वैल्यू क्या है, कतर में आप दिनार कमाते हैं तो दिनार की वैल्यू क्या है, मलेशिया में आप रिंगिट कमाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा ये इनकी वैल्यू क्या है। ये आपको समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एनडीपी बोलते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है बताओ, अगर हमें किसी देश की वेल्थ चेक करनी है तो अब बताओ कि कौन सी प्रॉब्लम है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक और इंडेक्स बनाते हैं, और वो इंडेक्स और है जिसका नाम है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक तो आपने मेरी जीडीपी काउंट की थी। लेट्स से शूज इतने के हैं, पैंट इतने की है, वॉलेट इतने का, ये इतने का, उतने का, मेरे वॉलेट में कितने पैसे वो भी काउंट किए, प्लस मुझे 1 आवर के जितने पैसे मिलेंगे वो भी आपने काउंट किए। बट द प्रॉब्लम ये है कि मेरे वॉलेट में 200 रुपए जो हैं वो मेरे अपने नहीं हैं, वो मैंने बोरो किए किसी से, लेकिन आपने तो जीडीपी में काउंट कर लिए वो। तो आपने कहा मेरी जीडीपी 10,000 रुपए है, लेकिन उसमें 200 रुपए तो आपको घटाने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरी वेल्थ में काउंट नहीं हो सकते। ऐसे तो 500 रुपए मैंने उधार भी दिए हुए हैं अपने फ्रेंड को। कहने का मतलब जीडीपी में तो हम बात करते हैं बाउंड्री की, लेकिन बाउंड्री से बाहर भी तो बहुत कुछ आ रहा है और जा रहा है, उसको भी तो वेल्थ में काउंट करना पड़ेगा। तो हमने एक नया इंडेक्स बनाया जिसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
जीएनपी, जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जीएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी आपके देश में कितना है प्लस बाहर से कितना जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आपके देश में कितना है भैया वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से कितना आ रहा है और कितना जा रहा है उसको भी तो जोड़ लो घटा लो। अब देखो इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम तीन तरीके से देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनकम कैसे कैसे हो सकती है, आप ये बताओ मेरी इनकम कैसे कैसे हो सकती है। एक तो ये हो सकती है या तो मैं कमाता हूं या खर्च करता हूं, तो मेरे पॉकेट में दो एक तरीके से पैसे तो आ सकते हैं, कमाने अथवा खर्च करने से, जिसको देश के लिए हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड बैलेंस बोल देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बताओ मेरी इनकम कैसे हो सकती है, मैं किसी से लोन लूं या किसी को लोन दूं तो भी पैसा आएगा या जाएगा। अरे भैया जेब में तो पैसा आएगा, आपको थोड़ी ना पता है कि मेरे जेब में 300 रुपये मैंने बोरो किए किसी से या 500 रुपये किसी को दे रखे हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ आपका, पैसा आने या जाने का आपके देश में, एक्सटर्नल लोन। पहले इन दो की बात कर लेते हैं। चलो ट्रेड की बात करते हैं। इंडिया इज नेट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। भारत आयात ज्यादा करता है या एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, निर्यात ज्यादा करता है, बताओ। सो इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया इज नेट इंपोर्टर। हमारा देश 1947 से 2020 तक केवल 2003, 4 और 5 में ऐसा हुआ था जब इंडिया जो है नेट क्या था, एक्सपोर्टर था, यानी कि हमने आयात कम किया, इंपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया था। नहीं तो हमारा देश हमेशा क्या कहलाता है, नेट इंपोर्टर। इस प्रकार की फिनोमिना को बोलते हैं हम ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड यानी व्यापार, डेफिसिट यानी घाटा, घाटा ही तो हो रहा भैया। 100 रुपए का हम खरीद रहे हैं, 95 रुपए का बेच रहे हैं। इसको प्रॉपर टर्म्स में इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, जिसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो जीडीपी के परसेंटेज में ही निकाला जाता है। कैड बोलते हैं इसको, चालू खाता घाटा। अभी के लिए इतना समझ लें आप, इट इज डेफिसिट दैट इज इनक्योर्ड ड्यू टू ट्रेड बैलेंस। ये एक ऐसा घाटा है जो व्यापार के कारण होता है। ओके, सो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर। सो अब आप बताओ कि यहां से तो हमें घाटा हो रहा है, तो कहने का मतलब मेरे पॉकेट में मैं 10 रुपए का सामान खरीदता हूं और 7 रुपए कमाता हूं, तो 3 रुपए माइनस होंगे ना भैया। तो यहां पे आप ये बात जो है वो और अच्छे से समझ सकते हो। सो इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की जो इनकम है ड्यू टू ट्रेड बैलेंस दैट इज नेगेटिव। आया समझ में आपको ये। सेकंड बात करते हैं एक्सटर्नल लोन। इंटरनल लोन की बात नहीं चल रही है अभी, ठीक है। एसबीआई पैसा देता है या लेता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोन की बात करते हैं। इंडिया इज नेट बोरोवर, एग्री। भारत ने कर्ज लिया हुआ ज्यादा जितना दिया हुआ है उससे, लेकिन इंडिया पे वाकई में बहुत कम कर्ज है। आई एम गोना टेल यू, अराउंड 48% ऑफ जीडीपी हमारे देश पर जो है वो अभी कर्ज है। अमेरिका पर बहुत ज्यादा कर्ज है, जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तब 280% था। जापान पर जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तब 400% था अपनी जीडीपी का, यानी कि अपनी जीडीपी का 4 गुना ज्यादा कर्ज था जापान पर।
आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन पर भी सब पर डेब्ट 100% के अराउंड तो है। सो इंडिया मेजर इकोनॉमी में, ये बजट में बोला भी था फाइनेंस मिनिस्टर ने, इंडिया मेजर इकोनॉमी में सबसे कम एक्सटर्नल डेब्ट वाला कंट्री है। एक्सटर्नल डेब्ट यानी विदेशों से लिया हुआ कर्ज, लेकिन स्टिल 48% ऑफ जीडीपी क्या है, हमारा कर्ज है। तो यहां से भी हमारी इनकम क्या है बताओ, नेगेटिव। भाई देना पड़ेगा ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, तो इसको वेल्थ में आप काउंट कर ही नहीं सकते। तो मैंने 500 रुपये उधार लेकर के मेरी वेल्थ में काउंट कर रखे हैं, तो उसको घटाएंगे हम यहां पे फिर नेगेटिव। एक और तरीका होता है विदेशों से इनकम को निकालने का, इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। इसके लिए आप रमेश सिंह बुक पढ़ सकते हैं, टाटा मैग्रो-हिल की, उसमें ये सब दिया हुआ होगा। मैंने भी बहुत पहले उसको पढ़ा था एक बार। थोड़ा सा समराइज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। तीसरा जो तरीका होता है उसका नाम है रेमिटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदान। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं। अब वो कोई गिफ्ट भेजेंगे तो इंडियन बाउंड्री में आएगा, अब वो कोई पैसा भेजेंगे तो वो भी आएगा। तो भारत को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन मिलता है। चाइना इज सेकंड रैंक। बहुत पुराने आंकड़ों में मैंने $58 बिलियन पढ़ा था, लेकिन भारत को 2018 या 19 की अगर हम बात करें तो अराउंड 878 बिलियन डॉलर विदेशों से दान मिला है। तो ये दान भी नहीं है, ये फॉर्म ऑफ रेमिटेंस है, जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत में भेजते हैं, किसी भी रीजन से वो भेज सकते हैं। बट इट इज नॉट लोन। आपको बस इतना याद रखना, ना तो ये लोन है और ना ही ये ट्रेड एक्सचेंज है, व्यापार भी नहीं है। $78 बिलियन बहुत होते हैं। हाँ, मुकेश अंबानी की वेल्थ $82 बिलियन थी लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं एक मुकेश अंबानी हमारे यहाँ हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट है इंडिया में, उसका सेकंड रैंक चाइना का है, ये भी याद रखना आप। ये तो पॉजिटिव है भाई, कुछ भारत की इनकम में जुड़ेगा ही अगर आएगा तो। लेकिन आप एक बात बताओ, लगभग 130 लाख करोड़ की जीडीपी जो इंडियन जीडीपी है, उसकी हम बात करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में कितनी है क्या है। उस जीडीपी में $78 बिलियन प्लस हुए, लेकिन माइनस कितना हुआ, 48%। उस जीडीपी का हाफ, ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ जो है वो आपके क्या हुए, माइनस। और यहां पे भी माइनस, ये बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ट्रेड डेफिसिट अराउंड 2.4%, 2.2, 2.4, 2.3। अभी तो पेंडेमिक है, नहीं तो 2.4% ऑफ जीडीपी के अक्रॉस ही रहता। 48 ये तो अराउंड 50 मान लो आप ये। कहने का मतलब इंडियन जीडीपी में इन दोनों से जो माइनस होता है, लॉस होता है, वो ये पॉजिटिव टर्म उसको कैंसिल नहीं कर सकती। सो इन जनरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड फॉर इंडिया इज नेगेटिव। आया आपको समझ में? भारत की विदेशों से जो इनकम है वो नेगेटिव है, क्योंकि भारत ने कर्ज ज्यादा लिया हुआ है, भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, और दान जो उसको मिलता है वो बहुत कम है। वो उस कर्ज को और जो उसका इंपोर्ट किया हुआ उससे होने वाले घाटे को कैंसिल नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है आपको? अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर भारत की नेगेटिव है तो यहां पे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, फिर वही प्रॉब्लम हो गई। जीडीपी 100 थी, उसमें से 12 रुपए घट गए, तो जीएनपी तो कम रह गई ना। तो माइनस का साइन लगते ही जीएनपी इज लेस देन जीडीपी। क्लियर है आपको ये पॉइंट?
यहाँ पे डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया गया है जीएनपी में, ये भी याद रखना, एनडीपी में उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। मॉनेटरी आंकड़े हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मॉनेटरी आंकड़ों में उलझें, जीडीपी, कैड वगैरह, और आपका रिवीजन भी उससे हो जाएगा। जब मैं कैड बताऊंगा तो दोबारा कैड, जितने भी आंकड़े में लिखूंगा उनको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो डबल बेनिफिट आपको यहां से मिलेगा। अब की बार क्या करते हैं, हम सबको एक साथ मिक्स कर देते हैं। एक नया हम इंडेक्स बनाते हैं जिसका नाम है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसकी फुल हिंदी में अगर इसको लिखें तो शुद्ध नेशनल यानी राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कुछ नहीं होता, अब तक जो पढ़ा उसको मैं लिख रहा हूं। तो NNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। साइन तो प्लस ही है यहां पर, ऑल्दो ये माइनस में आता है, माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, तो माना आपकी जीडीपी 100 रुपये है, उसमें से भारत के 7 रुपये घट गए, 2 रुपये डेप्रिसिएशन की वजह से घट गए, इन्फ्लेशन, तो भारत की एनएनपी कितनी रह गई, यहां पर 91 रह गई। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं हम नेशनल वेल्थ। क्लियर है आपको? जीडीपी हमने तीनों को जोड़ दिया, कॉन्सेप्ट को कर दिया। अब यहां से आप अलग अलग डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो, एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, और ये इसको जीएनपी बोलते हैं पूरे को, तो मैं लिख सकता हूं जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको 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 छोड़ दो, इसको इसको मिला करके बोलते हैं एनडीपी। एनएनपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे हम और भी डेफिनेशंस यहां पर फॉर्मूलेज बना सकते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम? नेशनल वेल्थ बोलते हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय संपदा। अब हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं यहां पर जिसका नाम है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो अगर मैं इस नेशनल वेल्थ को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इस नेशनल वेल्थ को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूं तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी बताओ? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, आपने भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर जो आया था ये, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, इंडिया इज 6th वेल्दीएस्ट कंट्री आफ्टर यूएसए, चाइना। ये रैंक वाइज है, फर्स्ट रैंक यूएसए, सेकंड चाइना, के बाद है आपका जर्मनी, जापान, यूके एंड देन इंडिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड इंडिया ने सरपास किया था फ्रांस को। अब इंडिया ने यूके को भी कर दिया, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। लेकिन मैं वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो 2018 में दिया था उन्होंने। तो अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने जो है फ्रांस को जब सरपास किया था, तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था, जो एग्जैक्ट उस वक्त उस रिपोर्ट में डिफाइन किया गया था,
वो था $1920। ओके, जबकि फ्रांस की इकोनॉमी हमसे कमजोर है, लेकिन फ्रांस की पॉपुलेशन अराउंड 6 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन अराउंड 125 करोड़ है। ठीक है, 125 करोड़ है हमारी। इसलिए पर कैपिटा इनकम, ये मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं इन आंकड़ों के बजाय, ये इंपॉर्टेंट, पर कैपिटा इनकम ऑफ फ्रांस 20 टाइम ऑफ इंडिया, यानी कि फ्रांस की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से 20 गुना ज्यादा है। दैट्स व्हाई फ्रांस इज अ डेवलप्ड स्टेट while India is still a developing nation। इसीलिए फ्रांस एक विकसित देश है। Are you getting my point? These four are the indicators of national income। नेशनल इनकम होती क्या है, अब ये कितनी सही है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दैट्स ऑल्सो ए क्वेश्चन। जीएनएच क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं ऐसे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंडेक्स निकालते हैं, यूनाइटेड नेशंस से एफिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स निकालती हैं। पीस इंडेक्स होता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखा जाता है, ये केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए। ठीक है, आंकड़ों में जो है वो इससे हम इस तरीके से देखते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसके लिए रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हियरबाय रिकमेंड यू दत्त एंड सुंदरम एंड रमेश सिंह गुड बुक्स फॉर यूपीएससी सर्विसेज and for other exams SSC etc. You can study several other books like अरिहंत भी निकालता है एक बुक, और भी स्पेक्ट्रम से एसएससी के लिए आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखते रहे, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की आपको, प्लस मैंने आपको बहुत सारी डेटा भी बताए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया हो। ओके।